नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। रविवार के इस खास बातचीत में आपका स्वागत। आज बात होगी गुजरात विधानसभा चुनाव और उसके उम्मीदवारों को लेकर के। उम्मीदवारों में दरअसल जो वर्तमान समय में गुजरात में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उसमें जो उम्मीदवारों की स्थिति है वो किस तरीके से जो पार्टियां हैं उनकी कथनी और करनी में जो अंतर होता है, बात उसकी होगी। दरअसल गुजरात में मुद्दों के अलावा जो बड़ी चीज़ है वो हर चुनाव में एक ये मुद्दा रहता है जनरली कि जातिगत आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं। जातीय समीकरण, जो जाति की जो सोशल इंजीनियरिंग है वो पार्टियों के मेन गणित में होता है। पार्टियां चुनाव जीतने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लेती हैं। गुजरात की जो सोशल इंजीनियरिंग है, गुजरात में कई सारे हालात बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ जहां गुजरात में हिंदू और मुसलमान की बात होती है, वहीं हिंदुओं में भी उपजातियों में जो बंटवारे हैं उनका कितना असर होता है, ये हम आपको आज के इस अंक में बताएंगे। गुजरात में अभी जो सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवार हैं उनकी स्थितियों को देखा जाए, वहाँ की जनसंख्या को देखा जाए और साथ ही साथ जाति समीकरण को देखा जाए, तो ये बिल्कुल एक अलग तस्वीर उभर करके सामने आती है, जो उस तस्वीर से जो पार्टियां अक्सर अपने बयानों में शामिल करती हैं। कैसे? गुजरात की राजनीति को अगर समझा जाए तो बीते 24 साल यानी जब से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता गुजरात में रही तब से और अब तक का एक जो दौर है, उस दौर को समझा जाए तो उस दौर में जो हिंदू और मुसलमान वाली जो बात होती है वो बेहद मजबूत रूप में हुई है और इसकी बात लगातार होती रहती है। चुनाव में सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है वो हिंदू और मुसलमान का ही होता है। इसके बाद फिर नंबर आता है पाटीदारों का। जो पटेल समुदाय के लोग हैं, जो कि गुजरात की राजनीति में बेहद अहम माने जाते हैं, पर अब इनकी अहमियत में भी बदलाव आ गया है। कैसे, वो भी समझा जाएगा। अभी जो चुनाव हो रहे हैं इसमें जो ताज़ा हालात हैं उनमें ज़रा आंकड़ों के हिसाब से हम समझने की कोशिश करते हैं। आपके स्क्रीन पर ये एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी आंकड़ों की। इस आंकड़े में गुजरात की जनसंख्या से लेकर के और जो मतदाताओं की संख्या है उसकी बात हुई है। जो 2011 में जो जनगणना हुई थी, जो कि जनगणना 2011 के बाद हुई नहीं, तो जो पुष्ट आंकड़े हैं वो 2011 के हिसाब से ही देखने होंगे। जो 2011 का आंकड़ा था उसके उस समय पर जो गुजरात की कुल आबादी थी वो लगभग 6 करोड़ के आसपास थी। इसके बाद अब हम अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान समय में जो ये आंकड़ा है वो अब 7 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। ये आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हालांकि ये जो 2022 के आंकड़े, जिस आंकड़े की हम बात कर रहे हैं, उन आंकड़ों को हम अनुमानित तौर पर माना जा सकता है, क्योंकि जनगणना उसके बाद हुई नहीं तो पुष्ट आंकड़े नहीं कहे जा सकते। पर लगभग ये आंकड़े वो आंकड़े हैं जो वर्तमान समय में सरकारें मान करके चल रही हैं, इलेक्शन कमीशन मान करके चल रहा है। इस 7 करोड़ से ऊपर की आबादी में जो पुरुष की जनसंख्या है वो 3.5 करोड़ से ऊपर है, करीब 3 करोड़ 66,85,854। इसके अलावा जो महिलाओं की जनसंख्या है वहाँ पर वो है करीब 3 करोड़ 37,14,300 के आसपास। ये पुरुष और महिलाओं की वहाँ पर गुजरात में जनसंख्या हो गई। अब हम बात करें गुजरात में मतदाताओं की। आपके स्क्रीन पर जो स्लाइड दिख रही है उस स्लाइड में कुल मतदाताओं की संख्या, जो इलेक्शन कमीशन की अंतिम जारी सूची है उसके हिसाब से करीब 4 करोड़ 90,89,765 मतदाता हैं गुजरात में, जिसमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या जो है वो 2 करोड़ 53,36,610 है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 37,51,738 की ये संख्या बैठती है। इसके अलावा जो थर्ड जेंडर हैं उनकी संख्या जो है वो 1417। ये हो गए गुजरात की कुल जनसंख्या और गुजरात में कुल मतदाताओं की संख्या। मतदाता जो इस गुजरात के चुनाव में इस बार वोट करेंगे, ये माना जा रहा है, जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है उसके हिसाब से 10 लाख से ऊपर मतदाता ऐसे होंगे जो पहली बार वोट डाल रहे हैं,
जो उसमें से कुछ ऐसे मतदाता हैं जो अभी अभी जिनका जो वयस्क हुए हैं, जिनकी उम्र हुई है और वोट डालने के लिए अब वो एलिजिबल हो चुके हैं और उनका वोटर लिस्ट में नाम सम्मिलित भी हो चुका है। तो ये चूंकि युवाओं की बात है, भारत को युवा देश के तौर पर जाना जाता है, तो ऐसे में ये वोटर भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब हम लौटते हैं आंकड़ों की बात पर। तो ये जो बात हो गई वो कुल आबादी की बात हो गई, कुल वोटर्स की संख्या की बात हो गई। अब जरा हम बात कर लें उम्मीदवारों की। जो उम्मीदवारों की सूची है, उस उम्मीदवारों की सूची में जब भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि सत्ता में लंबे समय से है तो सबसे ज़्यादा बात भी उसी पार्टी की होगी। लंबे समय से सत्ता में बनी हुई इस पार्टी ने जब अपनी सूची जारी की तो पहली सूची में 160 नाम दिए। इस 160 नामों की अगर हम बात करें तो उस सूची में 40 पाटीदार थे, 13 ब्राह्मण समाज के नेताओं को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने और 17 नेता ऐसे थे जो क्षत्रिय समाज से संबंध रखते थे, 3 नेता जैन समुदाय से आते थे। इसके अलावा 13 एससी और 24 एसटी उम्मीदवारों को इस लिस्ट में शामिल किया गया था। महिलाओं की संख्या इस पहली सूची में 14 थी। इसके अलावा 49 मतदाता जो थे वो ओबीसी समाज से आते थे। तो ये पहली सूची के आंकड़े हो गए। माना जा रहा था कि महिलाओं की संख्या और बढ़ेगी, फिर जो आने वाली सूचियां हैं उसमें महिलाओं की संख्या और बढ़ने की बात हो रही थी। माना जा रहा था कि महिलाओं की संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी, बढ़नी चाहिए। फिर इसके अलावा जो पाटीदार समाज है वो वहाँ बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो एक अच्छी खासी संख्या रही उसमें। तो ये उम्मीदवारों में अब हम बात उसकी कर रहे हैं जो एक, हम जब आबादी का वर्गीकरण करें, जब हम धर्म की बात करेंगे तो धर्म के हिसाब से जो गुजरात में जनसंख्या है वो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। धर्म के हिसाब से जब हम बात करें तो गुजरात में इसमें जो आंकड़े आपको दिख रहे हैं आपके स्क्रीन पे 2011 की जनगणना के हिसाब से भी आंकड़े दिखाई दे रहे हैं और इसके अलावा 2022 की जो अनुमानित जनसंख्या है उसके भी आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। इस सूची के हिसाब से देखें तो 2011 में हिंदू जनसंख्या जो थी वो 5,35,33,988 थी, जो लगभग 88.57% होती है। वहीं 2022 में ये जो संख्या है वो जनसंख्या वो अब 6,23,56,389 पर पहुंच चुकी है। मुस्लिम समुदाय के आबादी की हम बात कर रहे हैं तो वो करीब उस समय करीब 58,46,761 इनकी जनसंख्या थी, जो प्रतिशत की बात की जाए तो 9.67% होती है कुल आबादी के। अब ये 2022 में ये आंकड़ा बढ़ करके और 68,10,307 पर पहुंच चुका है। ईसाई धर्म की बात की जाए तो 3,16,178, जो प्रतिशत में 1% से कम, आधे प्रतिशत के लगभग हैं। और अब ये जनसंख्या जो है वो 3,68,284 पर पहुंची है। सिख धर्म की बात करें तो ये 58,246 है, जो 0.10% होता है। अब ये जनसंख्या जो है वो 67,845 पर पहुंची है। इसके अलावा बौद्ध और जो है वो बौद्ध समुदाय के जो लोग हैं, बौद्ध से जो भगवान गौतम बुद्ध को मानने वाले हैं, वो 30,483 हुआ करते थे 2011 में, जो और अब ये जनसंख्या जो है वो 35,507 पे पहुंची है। जैन धर्म के अनुयायी वहाँ पर ठीक ठाक हैं, जो करीब 5,79,654 की संख्या थी उनकी 2011 में, जो लगभग 1% के आसपास जाती है। और अब ये संख्या जो है वो 6,75,181 पर पहुंची है। इसके अलावा कुछ अन्य समुदाय के थोड़े बहुत लोग भी हैं। तो ये जो है वो धर्म के हिसाब से पूरे आबादी की बात हो गई। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे टिकटों के बंटवारे में इस धर्म के हिसाब से प्रतिनिधित्व की। गुजरात का जो चुनावी इतिहास है, जब हम उस पर नज़र डालते हैं तो ये एक बेहद चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है कि बीते 24 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने आज तक एक भी मुस्लिम उम्मीदवार गुजरात में नहीं उतारा है। 10% लगभग मान लिया जाए तो 10% जिस समुदाय की, जिस धर्म की आबादी है उसका प्रतिनिधित्व शून्य है। एक भी उम्मीदवार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समुदाय से नहीं मिलता है। इसके अलावा जो दूसरे दल हैं उनकी स्थिति पर भी नजर डाल लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने
इस विधानसभा चुनाव में जो अपनी सूची जारी की उसमें कांग्रेस ने करीब 4 मुस्लिम उम्मीदवार दिए हैं, वहीं आम आदमी पार्टी ने 2 मुस्लिम उम्मीदवार दिए हैं और AIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है वो 14 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें से 12 सीटों पर उसने मुस्लिम उम्मीदवार दिया है और 2 सीटें जो है वो जनरल उम्मीदवार उतारा है। इसमें खास बात यह है कि इनके जो AIM के 12 उम्मीदवार थे उसमें से एक उम्मीदवार ने अपनी उम्मीदवारी को विड्रॉ कर लिया, वो पीछे हट गया और उसने ये आरोप लगाया कि जो AIM है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है, उन्हीं के द्वारा उनकी फंडिंग हो रही है और केवल कांग्रेस का वोट काटने के लिए वो चुनाव मैदान में उतरी है। तो इन आरोपों के साथ उसने अपनी उम्मीदवारी को विड्रॉ कर लिया, यानी अब जो कुल उम्मीदवार हो गए वो हो गए 11 उनके, 4 कांग्रेस के और 2 आम आदमी पार्टी के। ये जो आंकड़ा है वो कुल है 17। 10% की आबादी गुजरात में है मुस्लिम समुदाय की, जबकि कुल उम्मीदवार जो मैदान में उतरे हैं वो 17 हैं। अब जो बाकी हम बात करें कि जो टिकटों के बंटवारे में जाति समीकरण किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साधा गया, वो भारतीय जनता पार्टी ने कुल करीब जो है वो 45 पाटीदार उतारे हैं, जिसमें से लेहुआ 25 और कड़वा 20, जो आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही है ये संख्या। इसके अलावा OBC कोटे से 58 सीटें हैं, SC की 28 सीटें हैं, SC की माफ़ कीजिएगा 15 सीटें और ST की जो है वो 28 सीटें हैं, महिला उम्मीदवार 16 हैं। साथ ही साथ मुस्लिम उम्मीदवारों की जो मैं बात कर रहा था वो पूरी सूची भी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। तो ये सारी जो है वो धर्म के हिसाब से बात हो गई कि किस तरीके से ये आंकड़े हैं, कैसे कितनी जनसंख्या है, और धर्म के हिसाब से कितनी जनसंख्या है और कितना प्रतिनिधित्व मिल रहा है। अब जरा हम इतिहास की बात कर लें इस बिहाफ पे कि किस तरीके से पहले के मुस्लिमों की क्या स्थिति रही है गुजरात में। दरअसल अभी तक के इतिहास को गुजरात में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीत करके साल 1980 में विधानसभा में पहुंचे थे। ये वो दौर था जब माधव सिंह सोलंकी मुख्यमंत्री बने थे। 12 मुस्लिम नेता उस समय विधायक चुने गए थे। 12 मुस्लिम नेता उस समय अपना चुनाव जीत करके विधानसभा में पहुंचे थे, जो अब तक का सर्वाधिक संख्या है गुजरात में। अब जो 2017 में 4 मुस्लिम विधायक चुने गए थे, चारों कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी जब से बनी तब से जो चूंकि हिंदुत्व का मुद्दा उनका वो हिंदुत्व ही उनकी विचारधारा है, तो उस विचारधारा के हिसाब से वो मुस्लिम समुदाय को टिकट देते नहीं। एक बार कभी किसी चुनाव में टिकट दिया भी गया था तो वो भी चुनाव उसमें हार का सामना करना पड़ा था उनके उस उम्मीदवार को। वहीं अब जो तमाम क्षेत्र हैं मुस्लिम बाहुल्य वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कुछ जैसे कच्छ का सबसे ज़्यादा उदाहरण लिया जाता है। कच्छ का जो क्षेत्र है उसमें विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। वहाँ पर जो मुस्लिम आबादी है वो कुल की 21% मुस्लिम आबादी है उस कच्छ के क्षेत्र में। वहाँ जो चुनाव की साल 2017 में रहे उसके जो परिणाम की बात किया जाए तो 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी और 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में आई थी। अब इस क्षेत्र में वोटों का बंटवारा और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अब लड़ाई में आम आदमी पार्टी और AIM भी आ गए हैं। तो ऐसे में ये जगहें भी अब ना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान रही और ना ही कांग्रेस पार्टी के लिए। इसके अलावा हम सौराष्ट्र का जिक्र बार बार आता है चुनाव में, तो सौराष्ट्र को देखा जाए तो वहाँ पर पाटीदारों का जोर रहता है। पाटीदार वहाँ पर मजबूत हैं। उसमें लेहुआ और कड़वा दोनों समाज के लोग आते हैं। लेहुआ की संख्या ज़्यादा है, कड़वा की संख्या कम है। सौराष्ट्र के साथ साथ मध्य गुजरात का जो क्षेत्र है उसमें लेहुआ पाटीदार जो हैं वो उनकी संख्या ज़्यादा है। वहीं अगर हम कड़वा पाटीदारों की ज़्यादा संख्या की बात करें तो जो उत्तरी गुजरात का क्षेत्र आता है, उत्तरी गुजरात में कड़वा जो पाटीदार हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और ये वोटों को सीधा सीधा प्रभावित करने वाले लोग हैं, सीधे वोटों को प्रभावित करते हैं। अब बात कर लें OBC की। OBC की जो संख्या है वो गुजरात में लगभग आधी जो जनसंख्या है वो OBC समुदाय से संबंध रखती है। लगभग 48% जो हिस्सा है वो OBC समुदाय से आता है।
तो ऐसे में ओबीसी बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अब पाटीदारों के साथ साथ ओबीसी को भी साधने की भरपूर कोशिश शुरू कर दी है। ओबीसी को लगातार वो अपने साथ जोड़ रहे हैं और इसी के क्रम में बड़ी संख्या में ओबीसी उम्मीदवारों को भी भाजपा ने उतारा है। हालांकि कांग्रेस और दूसरे दल भी इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। ओबीसी की संख्या, चूंकि ओबीसी संख्या को आधार मान करके वो चीज़ें चलाई जा रही हैं। यही इसके अलावा हमने बात किया था ऊपर पाटीदारों के बेहद महत्वपूर्ण होने की, तो पाटीदारों का महत्व गुजरात की राजनीति में बेहद खास है। किसी समय ये पाटीदार जो थे वो कांग्रेस पार्टी के परंपरागत वोटर हुआ करते थे, पर आगे चल करके ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी इनका झुकाव हुआ। वहीं अब जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें ये पाटीदार वोट एक न होकर के और जगह जगह इनका बंटवारा देखने में आ रहा है। और जब ये बंटवारा अलग अलग दलों के साथ जाता हुआ दिखता है तो ऐसे में पाटीदारों के वोटों का महत्व भी पहले की अपेक्षा कुछ कम हुआ है। और यही कारण है कि जो तमाम राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपना ध्यान पाटीदारों के साथ साथ ओबीसी पर फोकस किया है, ओबीसी की संख्या को देखते हुए। ये एक चीज हो गई गुजरात की। अब जो दूसरी बात हम करें, जो वहां पर और प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं, चाहे वो उसमें पाटीदारों की जब हम बात कर रहे हैं तो पाटीदारों के एक बड़े चेहरे के तौर पर उभर करके एक नाम आया था हार्दिक पटेल का। साल 2015 में जब पाटीदार आंदोलन हुआ तो पाटीदार आंदोलन में हार्दिक पटेल जो थे वो पाटीदार आंदोलन का चेहरा बने। पाटीदार अमानत संघर्ष समिति के बैनर पर उन्होंने उस प्रदर्शन में शामिल हुए थे, वो प्रदर्शन में हिस्सा लिया था उन्होंने। इसके बाद उस समय जो ये प्रदर्शन था वो जो पाटीदार समाज के लोग हैं, पाटीदार को ओबीसी में शामिल करने की मांग हो रही थी। उस संघर्ष में, उस आंदोलन में 14 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। अब यही हार्दिक पटेल पहले कांग्रेस में शामिल हुए और फिर कांग्रेस के बाद इस साल की शुरुआत में वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको बीरमगम की सीट से, विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि ये जो सीट है उसको जनरली जातीय फैक्टर, जातीय स्वरूप में कम देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर तमाम अलग अलग धर्मों से, अलग अलग समुदायों से जुड़े हुए नेताओं ने वहाँ का प्रतिनिधित्व किया है। इसलिए माना जाता है कि वहाँ पर जाति फैक्टर, जाति समीकरण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इस चुनाव में अब तक की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से हार्दिक पटेल के लिए चुनाव जीत पाना इतना आसान भी नहीं है जितना होना चाहिए उनके कद के हिसाब से। खैर, अब जब चूंकि हार्दिक पटेल उसी दल में आकर के शामिल हो गए जिसके अगेंस्ट उन्होंने जोर शोर से आवाज़ें उठाई थी, इसके चलते जो मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं वो कह रही हैं कि वहाँ कुछ जो तमाम पाटीदार समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं वो भी इनसे नाराज हो गए हैं। ऐसे में हार्दिक पटेल के लिए सीट जीतना आसान नहीं होगा। तो ये आंकड़े थे, जातिगत आंकड़े। किस तरीके से गुजरात में 10% हिस्सेदारी होने के बाद भी मुस्लिम वोटर्स नहीं हैं, मुस्लिम समुदाय के लोगों को उम्मीदवार नहीं बनाती हैं पार्टियां। साथ ही साथ जो अब इसके क्या क्या कारण हैं वो अलग अलग कारण गिनवाए जाते हैं, अलग अलग कारण माने जाते हैं। हालांकि पार्टियां जोर शोर से ये कहती हैं कि सीटों पर जो जिताऊ उम्मीदवार होता है उनको टिकट दिया जाता है, और जहां जहां पर जिताऊ उम्मीदवार नहीं है वहां पर उस हिसाब से मुस्लिम समुदाय को टिकट नहीं दिया जा पाता। वहीं भाजपा के दृष्टिकोण से बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की चूंकि आइडियोलॉजी ही हिंदुत्व की है तो वो मुस्लिमों को टिकट देते नहीं। कुल मिलाकर मुस्लिमों की स्थिति जो है वहां पर बेहद कमजोर है। वहीं अब चूंकि चुनाव के जो प्रचार है, चुनाव जो है वो अपने पूरे स्वभाव पर चल रहा है। इस समय 2 चरणों में चुनाव होने हैं, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर। 1 दिसंबर को पहले चरण में 89 सीटों पर वोट पड़ेंगे और दूसरे चरण में 5 दिसंबर को 93 सीटों पर वोट होने हैं। 2017 के चुनाव परिणामों पर नजर डाला जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 99 सीटें आई थी, वहीं कांग्रेस के पाले में 77 सीटें गई थी। 1 सीट एनसीपी को मिली थी, 2 सीट भारतीय ट्राइबल पार्टी को मिली थी और 3 सीटें निर्दलीयों के खाते में गई थी। वोट प्रतिशत की बात की जाए तो करीब 49.05% वोट जो है वो भाजपा के खाते में गया था और 41.44% वोट जो है वो कांग्रेस के खाते में आया था।
अब इस चुनाव में देखना होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की स्थिति रहती है, क्योंकि अब इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी और इसके साथ साथ AIM भी लड़ाई में आ चुके हैं। इसके अलावा कुछ जो छोटे छोटे दल और निर्दलों की जो संख्या है वो भी ठीक ठाक है। तो ये जो अब किस तरीके से चुनाव परिणाम आता है, किस तरीके से ये चुनाव ये जो दल हैं वो लड़ते हैं, चूँकि भाजपा अपने लगातार छठी बार अपने गढ़ को बचाने के लिए चुनाव मैदान में है। इसी के चलते 5 मंत्रियों समेत करीब 38 मौजूदा विधायकों के टिकट पार्टी ने काट दिए। तो ये एक जो संख्या है वो बहुत बड़ी होती है। ऐसे में अब बार बार ये बात होना शुरू हो गई है कि किस तरीके से जो है वो पार्टियां अपने चुनाव में कैसे जीत हासिल करती हैं, जो हर तरीके के हथकंडे अपना रही हैं, फिर चाहे वो चुनावी घोषणा को लेकर के हो या जाति समीकरण साधने को लेकर के हो। कुल मिलाकर ये है कि अगर हम टिकटों के इस बंटवारे पर नज़र डालें तो पार्टियों का जो चाल चरित्र और चेहरा है उसमें बहुत अंतर दिखाई देता है। अब चाहे वो भाजपा की बात हो, कांग्रेस की बात हो, आम आदमी पार्टी की बात हो या फिर किसी भी दल की। ऐसे में अब नज़र होगी चुनाव के नतीजों पर कि क्या इस चुनाव नतीजे जब ये आते हैं तो जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं उसमें से कितने उम्मीदवार विधानसभा तक का सफ़र तय कर पाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।